नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हम लोग जानते हैं और नेताजी से बहुत सारे लोग बहुत मोहब्बत किया करते थे। तो अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था, तो उसमें एक शख्स का जिक्र हुआ। उनका नाम है इमदाद साबरी, मौलाना इमदाद साबरी। मौलाना इमदाद साबरी दिल्ली के रहने वाले थे और 1914 में उनकी पैदाइश हुई थी। उनके वालिद साहब मौलाना थे, आलिम थे, और वो जिनसे मुरूद थे वो थे मौलाना इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की और रशीद अहमद गंगोई। तो उन्होंने अपने बेटे का नाम इमदादुर रशीद रखा था। तो कहते हैं ना कि लोगों में नाम का असर आता है, तो वैसे ही उनके बेटे इमदादुर रशीद में भी नाम का असर आया। जिस तरह से उन लोगों ने 1857 में, मतलब दोनों जो बुज़ुर्ग मैंने जिनका नाम लिया, एक नुमाया किरदार अदा किया था, वैसे ही 1857 को फॉलो करते हुए जो INA इंडियन नेशनल आर्मी बनी, उसमें इमदाद साबरी का एक अजीब व गरीब रोल है। मतलब वो आर्मी के हिस्से नहीं थे, लेकिन उस आर्मी को बनाने वालों में से वो थे। तो उसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इमदाद साबरी जो थे वो सबसे पहले उन्होंने जो तहरीक की शुरुआत की, तो जैसे कोई भी तहरीक होते तो उसको हम लोग कहते हैं कि घर से शुरुआत होनी चाहिए। तो उन्होंने भी इसकी शुरुआत वहीं से की, यानी जामा मस्जिद के आसपास के इलाके से उन्होंने तहरीक शुरू की। जैसे जामा मस्जिद की जो कमेटी थी उसको लेकर उन्होंने तहरीक की, जिसमें उनके ऊपर पहला केस हुआ, वो जेल गए, 1000 रुपये की बॉन्ड डाला, उसके बाद वो छूटे और लगातार तहरीक चलता रहा। लेकिन इसी बीच उनका नाम भी हो गया, फिर वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े। ये 1937 के वाक़यात हैं। और फिर कांग्रेस से जुड़े, कांग्रेस को लेकर उन्होंने कुछ तहरीक की जिसमें वो जेल गए, उनके ऊपर केस हुआ। फिर 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं, जिसको लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होती है। 2 बार प्रेसिडेंट बनते हैं, कई हंगामा होता है। तो उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के एक बड़े रज़ाकार के रूप में जो शख्स उभर के आता है, उसमें इमदाद साबरी का एक बहुत बड़ा नाम है। तो इमदाद साबरी जब नेताजी रिज़ाइन देते हैं कांग्रेस से, तो ये भी रिज़ाइन दे देते हैं। इसके बाद नेताजी ने इनको पर्सनली अपने घर पे बुलाया। इमदाद साबरी मौलाना नूरुद्दीन बिहारी के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के यहाँ जाते हैं, उनसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। और इसके बाद जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की बुनियाद डाली, तो ये उसके साथ जुड़ जाते हैं, उसका हिस्सा बन जाते हैं। दिल्ली में उसके ये सरबराह हैं। जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होता है तो इनको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 का मूवमेंट है, नेताजी 1940 के आसपास इसकी शुरुआत करते हैं। और इसी बीच में वाक़या होता है द ग्रेट एस्केप, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से निकलते हैं और पेशावर काबुल होते हुए जर्मनी चले जाते हैं, वहाँ से जापान जाते हैं। और जापान पहुँच के क्या होता है सारी दुनिया को पता है। तो शंकर लाल है, लाला शंकर लाल। तो लाला शंकर लाल का 1940 में जो ख़त है, खुफिया ख़त, वो इमदाद साबरी ख़ुद लेकर कलकत्ता जाते हैं दिल्ली से। और फिर मतलब ये है कि बहुत सारी जो प्लानिंग है नेताजी के ग्रेट एस्केप में, उसमें इनका एक बहुत बड़ा रोल है। और ये फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता हैं। फिर नेताजी चले जाते हैं और 1942 में इनको गिरफ्तार करके नज़रबंद कर दिया जाता है, ये जेल में रहते हैं। फिर ये छूटते हैं, फिर इनके ऊपर बॉन्डिंग लगा दी जाती है कि आप एक मखसूस इलाके से बाहर नहीं जा सकते हैं। एक बार ये जब बाहर निकलते हैं 15 मीटर की दूरी पर, तो इनको फिर से अरेस्ट करके दिल्ली जेल में डाल दिया जाता है। तो ऐसे ऐसे कई वाक़यात इनके साथ पेश आए। इनके जो कारोबार थे उसमें काफ़ी नुकसान भी होता है इस वजह कर। और यही एक वाक़या है कि 5 INA के सिपाही थे। 1945 के बाद की बात है, जब INA ने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर नहीं, बेसिकली INA डिसबैंड हुआ, INA ने सरेंडर नहीं किया था। INA डिसबैंड हुई थी, उसके बाद इन लोगों ने, जंग ख़त्म हो गया तो फिर अंग्रेज़ इनको उठा के ले आए थे। तो कुछ 5 सिपाही थे जिनको अंग्रेज़ों ने गिरफ़्तार किया था मुखबिरों की मदद से। तो वो लोग सूरत के आसपास कहीं पे उतरे थे, फिर इनको लाके दिल्ली में कैद किया था और अंग्रेज़ों का प्लान था कि इनको फांसी दें। उसी वक्त इमदाद साबरी भी जेल के अंदर कैद थे। जब उनको पता चला कि इंडियन नेशनल आर्मी के 5 सिपाही वहाँ पे कैद हैं, तो उन्होंने उनसे बात की, उनकी पूरी तफसील लिया। और उसके बाद जब वो जेल से छूटते हैं या किसी तरह से वो बाहर इसकी खबर देते हैं, और इसके बाद जो एक्शन कमेटी थी इंडियन नेशनल आर्मी के लिए, जो डिफेंस वाले जो लॉयर जो केस लड़ रहे थे, तो उन लोगों की मदद से इन लोगों को बचाया गया। और जब मुल्क आज़ाद होता है 1947 में, तब इन लोग जेल से बाहर आते हैं। यानी फांसी की सज़ा पहले उनकी कैंसिल हो जाती है, लेकिन जेल से बाहर 1947 में आते हैं। तो ये जो 5 सिपाही थे, जैसे ही जेल से छूटते हैं तो सबसे पहले इमदाद साबरी के घर पर पहुंचते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो इमदाद साबरी साहब का एक और बहुत बड़ा नुमाया काम है। जब उनको नज़रबंद रखा गया था तो उन्होंने नज़रबंदी में एक काम शुरू किया था, वो था नेताजी की तकरीरों को कंपाइल करना, नेताजी की कहानियों को कंपाइल करना, उनके साथियों को कंपाइल करना। इस तरह से इमदाद साबरी ने
कई किताबें इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज, नेताजी, इन लोगों के ऊपर लिखा। इसके अलावा इमदाद साबरी को उर्दू सहाफ़त के लिए भी जाना जाता है, उनका एक बड़ा नाम है। लेकिन चूँकि हम इमदाद साबरी के फ्रीडम स्ट्रगल की बात कर रहे हैं, तो हम अभी जो ये मुद्दा हमारा है हम उसी पे आपके सामने अपनी बात रख रहे थे कि इमदाद साबरी का जो रोल है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में वो नुमाया है, बेहतरीन है, खूबसूरत है। तो ज़रूरत है, जब आज़ादी की 75वीं सालगिरह हो रही है, हम इंडियन हीरोज़ को याद कर रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद कराने में एक नुमाया किरदार अदा किया है, वैसे में हम लोग इमदाद साबरी जैसे लोगों को ना भूलें, उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करते रहें।